ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ अनुजा शर्मा। पॉडकास्ट लैके अज फिर एक बारी तुहाडे सामने हाज़र होए हैं, लेकिन पॉडकास्ट दे विच अज गल्लां बहुत इंटरस्टिंग होणगियां क्योंकि पिछली बारी भी जिस वक्त असीं गलबात इस मुद्दे ते कीती सी ते लोकां ने बहुत रुझान दिखाया सी। बहुत लोगों ने मैनू अपने सवाल भी भेजे सीगे। असी उस सवालों ते भी गलबात करांगे, लेकिन शुरुआत असी सिंपल जी गलबात जिहड़ी रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच आंदी है ना, साइकोलॉजिकली किस तरीके दे नाल तुसीं मुद्दों तो इफैक्ट होंदे हो ਉਹਦੇ बारे गल शुरू करांगे। और साडे नाल इस वक्त मौजूद ने डॉक्टर शीतल शर्मा जी। उन्होंने नाल गलबात शुरू करांगे। पहले तो करदे उन्होंने स्वागत, बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार जी, थैंक यू। मैम मैं ना शुरुआत इत्थों करूँगी कि मैं ना बाहर एक तुहाडा पढ़ रही सी, थिंक फील एंड हील। ये तीन चीज़ां अगर मैं इन्हां तिन्नां दे शब्दां नूं उदां कल्ले कल्ले रख के सोचां बहुत डीप ने, लेकिन जिस वक्त तुसी ये तीन शब्दां नूं इकट्ठे जोड़दे हो की चीज़ां समझदे हो इत्थों? आई रियली अप्रिशिएट अनुजा जी कि आपने बहुत अच्छी चीज़ को डिस्कवर किया और आपने देखा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आई मस्ट प्रेज दैट। तो ये ऑफिस का एक लोगो है हमारा। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो एक होता है ना दिमाग में कि आपको लोगो होना चाहिए कुछ आपका, कि आप क्या काम कर रहे हो। लोग पूछते थे आप क्या हो, मैं कहती थी मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा क्या होता है वो? तो दिमाग में आया कि अगर मेरे पास किसी लेटर हेड पे एक ब्रेन सा बना होगा तो लोग मुझे मतलब कन्फ्यूजन की नज़र से देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी शब्द मैं लेके आऊँ बड़ा इजी, वो खुद सेल्फ रिवीलिंग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहले मैंने लिखा थिंक फील और हील, कि पहले आप सोचो, पहले आप उसको फील करो, तभी आप उससे बाहर निकलोगे। बिल्कुल। उसके नीचे फिर हमने मार्क्स भी बनाए हुए हैं कुछ। तो फर्स्ट है बिल्कुल क्योस, डार्क सा है, उसका मतलब है कि क्योटिक माइंड, कन्फ्यूजन है। फिर हमने क्या किया कि उस क्योस को हटाया, नॉलेज से भरा, उनकी नॉलेज से। तो पहले क्योस को हटाया, फिर एक वीकेंड सा सर्कल दिखता है, फिर लास्ट में आपको रेड दिखता है, वो नॉलेज है उन्हीं की, हमारी नॉलेज, हमारे स्वभाव की नॉलेज। तो ऐसे ये थिंक फील हील बना। अपने स्वभाव की नॉलेज किवें होएगी किसी इंसान नूं, क्योंकि बहुत औखी चीज़ है। कोई मैनू कहे कि मैं अपने आप नूं ही समझना है, मेरे लिए इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। मैं अपने आप नूं ही खुद नूं कैटेगराइज करना भी साडे वास्ते औखा हुंदा है। अपने आप नूं अपनी नॉलेज देना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो की है, वो किस तरीके नाल हो सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी एक्चुअली। हमें सब अपने आप को पता होता है, बाकी तो परमात्मा की इच्छा है जो हमें ज्ञान दिया है परमात्मा ने। जैसे कहते हैं पूत के पाँव पालने में पता चलना। तो पहले हमारे बुज़ुर्ग जो थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो ऐसे ही बता देते थे कि ये बच्चा खेलने में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा तैराकी में अच्छा है। बट वो सेल्फ कॉन्शियस जो हमारे पूर्वज थे, उनसे हम वो चीज़ें नहीं ले पाते। या हमें लगता है कि ओल्ड स्कूल पीपल हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा कॉन्शियस लेवल्स है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तो फिर मैं वही धर्म की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, जो मैंने नहीं लिखी है वो लिखी हुई हैं। तो हमारा जो ऑरा है वो कमज़ोर होता जा रहा है, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। एंड हेयर इट हैपन टू बी लाइक दैट कि साइकोलॉजी का जन्म हुआ कहीं ना कहीं, फ़िलासफ़ी से हम लोग निकले हैं, है ना। और बहुत सारी कलाओं के और भी स्ट्रीम्स के लोगों ने साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही थी कि कोशिश कर रही हूँ कि हमें सबको पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है, हमारी वीकनेस क्या है, पता होता है हमें। या तो इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता, या हम इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एक टाइम के बाद। अब जैसे शेर के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो शेर ही होगा ना। अब हम उससे पूछेंगे बेटे तू शेर है ना, तो वो एक दिन यही कह देगा कि नहीं मुझे लगता है मैं शेर नहीं हूँ। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर असीं अपने दिमाग नूं स्ट्रोंग रखना है, अगर असीं अपने दिमाग चों एक कन्फ्यूजनस दूर करनी है, रिलीजन किन्ना क इहदे विच सपोर्ट करदा है, या जिहड़े लोग रिलीजियसली चीज़ां नूं पढ़दे ने उन्हां दे दिमाग ते कोई स्ट्रोंग असर हुंदा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप नहीं कह रहे हो, ये सब लिखा हुआ है, हर चीज़ स्थापित है। धर्म थोड़ा जा एक्सप्लेन करिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा जितना भी छोटा सा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम होम। सब कुछ घर से शुरू होता है। घर ही में रूल्स होते हैं, घर में एथिक्स होते हैं, रिलीजन होता है, धर्म कर्म की बातें होती हैं, बहन भाई का रिश्ता होता है, फादर मदर का रिश्ता स्थापित करते हैं। क्यों है ये, क्या है? धर्म सिखाता है हमें। धर्म बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते थे तो बच्चों को वो नॉलेज देते थे, ठीक है जी। पहले शब्द कीर्तन होते थे, लोग मंदिरों में जाते थे, एविडेंसेस प्रूव, ये तो प्रूवन फैक्ट्स हैं। मतलब भगवान है, ये मैं नहीं कह रही हूँ,
वो है, हमें दिखते हैं, लेकिन जब हम मानना ही बंद करते हैं, जैसे हम मैथ्स में कहते हैं कि मान लो x की वैल्यू 0 है, तो हमने तो कभी देखा नहीं ना x की वैल्यू 0 है या 1 है 2 है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। आपने, मैंने क्वेश्चन नहीं किया कि हमारे फादर्स हैं या नहीं है। कभी क्वेश्चन आया? नहीं आएगा। स्थापित है कि मान नहीं लिया हमने, वो हैं। हाँ, इलीगल कॉम भी हमारे यहाँ बहुत हुई, लेकिन स्थापित है कि वो फादर हैं तो भगवान है, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में। और कितने रिसर्च रहे हैं, और हमारा तो देश कर्म योगियों का देश रहा है। आपको पता है कितनी विरासत, हिस्ट्री हमारे पास है। अलग अलग प्रांत के लोग भारत बना गए। तो कहीं ना कहीं सिद्धांत और कहीं ना कहीं धर्म इंसान को जोड़ता है। मतलब मैम अगर किसी ਨੂੰ अगर ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਓਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਓਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਟੇਟਿਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋर्ट होएगी। बिल्कुल 100% होगी। धर्म हमें जोड़ता है, धर्म के अंदर शक्ति है। धर्म कोई भी हो सकता है, वो हमने बनाया है। हम भगवान को किसी भी रूप में मान सकते हैं। अब मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं पूरे तन मन धन से बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ बैठी हूँ। ये मेरी वेशभूषा, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये मेरी इमोशंस, ये सब एक्सप्रेशन सब दिखाएंगे आपको पता लग जाएगा। एक छोटे बच्चे को पता लग जाता है कि माँ ने मुझे डांटा है तो प्यार भी करती है। तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। अगर हम धर्म के साथ जुड़ते हैं, वो हमें संयम देता है, हमें जोड़ता है, हमें एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाता है। और मैं तो आपके माध्यम से फिर अपने व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ कि अगर हम धर्म कर्म स्वयं ही करते रहे और हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, वहाँ प्रॉब्लम आती है। हम शॉर्टकट मार देते हैं, मंदिर चलो 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 तैयार हो जाओ। ये नहीं बताते कि मंदिर में है क्या, गुरुद्वारे में क्या है, होता क्या है। उनको समय दो। मैम एक गल ना तुसी बहुत अच्छी कही, जिस वक्त साडी वाली जनरेशन हुंदी सीगी, हमारे मदर एंड फादर, दादा दादी जो होते थे, हम बताते थे बिठा के, अच्छा ठीक है दिवाली क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, हम किस कारण से ये त्यौहार मना रहे हैं, मंदिर में कोई भी मूर्ति है उसके पीछे की कहानी क्या है, एक एक चीज़ बताई जाती थी। लेकिन आजकल की जनरेशन को वो चीज़ें नहीं बताई जा रही। कहीं ना कहीं मैम वो भी आप एक कारण मानते हैं कि उनकी मेंटल डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है रिलीजियस मैटर्स में जितनी पहले लोगों की थी। एब्सोल्युटली आर सो राइट। अब देखिए ना, पेरेंट्स चाहते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कहीं गैदरिंग में बैठे हैं, मिले हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देते बच्चों का, ये मेरा बेटा है। फिर कितना दी होनी चाहिए अपने बच्चे दी? अगर आपने उसकी इंट्रोडक्शन कराई है, मेरा बेटा है जी और ये इस क्लास में पढ़ता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है जी, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा बहुत कहना मानता है, और ये देखो अपनी दीदी का भी ख्याल रखता है। अब आपने उसकी इंट्रोडक्शन एक तो ऐसे दे दी और एक इंट्रोडक्शन दे दी, ये मेरा बेटा है, वो तो जग जाहिर है ये आपका बेटा है, तो आपने क्या कह दिया ऐसा। तो फिर वो इंट्रोडक्शन जब उसको लगता है कि अरे मेरी इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी हुई तो मैं पापा की इंट्रोडक्शन के लिए कुछ और करूँ। एंड वंस जो आपकी बात है कि अगर हम ये कहेंगे मंदिर जाना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, या आप आज ही जा रहे हो मंदिर 10 साल के बाद, और बच्चा भी परेशान सा है, भाई ये मम्मी आज मंदिर कैसे जा रही है। ह्यूमन नेचर है ना जी, फ्लिप हो जाता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई धर्म कर्म का कोई हमने घर में कुछ पाठ रखा है, कीर्तन रखा है, या हम जा रहे हैं सह परिवार, ऐसा आजकल कम हो गया है। मैम एक ना तुसी जिवें गल कर रहे थे कि ये मेरा बच्चा है, ये बहुत अच्छा है, मेरी कहना मंनदा है, इंटैलीजेंट है, लेकिन पेरेंट्स दे विच एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो कहंदे हुंदे कि ना मार्क्स ये चीज़ां भी, लेकिन वो ना नाल एक चीज़ कहते हैं, मैं तेरी तारीफ इस करके नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग कहन कि मैं अपने मूँह मियाँ मिट्ठू बन रहा अपने बच्चे दे वास्ते, मैं चाहना लोग तेरी तारीफ करन। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। मैम वही है ना कि अनुजा जी, एक्चुअली एवरीबडी कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। अब फूल उगाए, हम पार्क में जाते हैं ना, आप देखिए रोज़ गार्डन, रोज़ फेस्टिवल लगता है चंडीगढ़ में, लाखों करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं इस पे, फूल ही तो हैं। आपने कभी सोचा उस धरती पे कॉन्टिन्यूसली इतने फूल खिल रहे हैं क्योंकि उसको प्रेज मिलती है, उसको नरिश किया जा रहा है, एक एक पौधे की फ़ोटो होती है, कभी कोई गवर्नर आ रहे हैं, अपने यहाँ पर गवर्नर साहब आ रहे हैं, कभी कोई और पुलिस महकमे के लोग आ रहे हैं, कभी कुछ और एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आ रही हैं, तो उन फूलों को भी तो सुनता होगा ना, अरे देखो हमें देखने आते हैं। हाँ, कभी हमने सोचा ही? तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हम सबके अंदर है। हमारा बच्चा देखिए, हमारा बच्चा, हम ही उसकी तारीफ तब करेंगे जब लोग करेंगे। मतलब मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई या आपने मेरे लिए पूरा खाना बना दिया, आप मेरे लिए कुछ समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, माफ़ी चाहूँगी, कई बार ऐसा हो जाता है, चाहती नहीं हूँ मैं, लेकिन
मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि देखो आपने अपना समय दिया मुझे। तो वो बच्चा जो हमारा नाम भी रोशन करेगा, नो डाउट्स, हमने उसको एक अच्छा घर दिया, उसको पढ़ने का एनवायरनमेंट दिया, आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट उसमें हमारा भी तो बेनिफिट है। दूसरा प्रैक्टिकल थॉट की बात बता रही हूँ कि पेरेंट्स बहुत जल्दी 5 साल के बच्चे तक तो आप देखोगे बड़ा प्यार से बात करते हैं, उसके बाद तो इतने औखे हो जाते हैं ना कि जैसे उसी से लोहा लेना है सारा। सारे ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, तू नहीं पढ़ रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू ये नहीं करती, तेरे नंबर कम आ रहे हैं। आप उसको एक माहौल तो दो जहाँ उसको लगे, जहाँ उसके पापा उसको बहुत ट्रस्ट करते हैं। पहले बिगाड़ते हम हैं, फिर बच्चे बाद में बिगड़ते हैं तो हम कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। बच्चे को क्या पता, उसको एक पेंसिल से काम चल जाएगा, आप तो उसको 10 पेंसिल्स दे रहे हो। बट वो जब 10 फ़ोन मांग लेता है या 10 गाड़ियाँ मांग लेता है, तब आप कहते हो उसको समझ नहीं आती। कैसे आएगी? वो एक चीज़ मांगता है, आप 10 देते हो। अब उसको पता है कि भाई ये मैं एक मांगता हूँ 10 मिलते हैं। मैम ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅਟਪਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਆਂਸਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, कंफ्यूज वो इसलिए हैं, वो ही नहीं और भी लोग पेरेंट्स ऐसे कन्फ्यूजन आती है कि हमारा बच्चा बड़ा क्वेश्चन अलग पूछ लेता है। पहले क्या होता था कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और एक फैमिली गेट टुगेदर रहता था। दादा दादी बच्चे को हर चीज़ समझाते रहते थे, फिर वो स्टोरी बताते थे, प्रभु राम पैदा हुए, गुरु नानक देव जी पैदा हुए, फिर उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। बच्चे को ऑलरेडी पता होता है कि देखो मेरा परिवार आसपास है और जिनकी स्टोरी सुना रहे हैं वो भी भगवान जी हैं, तो देखो फिर ये तो स्टोरी ठीक है, और ऐसे ही हम पैदा होते हैं, ऐसे ही भगवान जी पैदा होते हैं। अब जब बच्चे के रिश्ते ही सिर्फ मौसी तक पता नहीं होती हैं कि नहीं आजकल, जो कि एक ही बच्चा तो उसकी मौसी कैसे बनेगी, ना उसका मामा बनेगा, ना उसके कोई रिश्ते बनेंगे। फिर आपस में अगर मान लीजिए कोई यूनिटी बची भी है कुछ फैमिलीज़ में, तो वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, इन लॉज के साथ नहीं रह रहे हैं। मान लीजिए कि जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी रांची रहते हैं, बच्चा चंडीगढ़ रहता है, तो वो कैसे मिलेगा उनसे? ना तो उसके पास समय दादा दादी के साथ व्यतीत करने के लिए, या पेरेंट्स बहुत प्रो हैं, दादा दादी के पास छोड़ने की बारी आती है तो उनको लगता है नहीं नहीं दादी तो अच्छा खाना नहीं खिला पाएगी, मैंने ही खिलाना है। तो हम एज अ पेरेंट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। हम समझते हैं कि मुझे इसको खाना खिलाना है, तो जब मुझे आ जाता है तो बच्चे को तो आपने लर्निंग दी ही नहीं। आप ही उसको खाना खिला रहे हो, आप ही स्कूल भेज रहे हो, आप ही होमवर्क करा रहे हो, वो आपसे थक गए और आप उससे थक गए। बिल्कुल। तो आप तो कहोगे ना भाई 6 बजे सो जा। जिस वक्त भी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲਸ ਨੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈक्ट कर रहे हैं। ये भी एक कैटेगरी ऑफ बच्चे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आज भी बच्चे IAS बनते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आज भी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है। आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, ना उनके पास स्मार्टफोन है ना बच्चों के पास। आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक लगन है कि मुझे ये करना है। ऐसा नहीं है कि सबको सोशल मीडिया ने काटा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा कीड़ा नहीं है। मैं और आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम किसी कारणवश यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी अभी आपने बताया कि हमारे पास एक लगन है। तो उसी लगन को अगर एज अ पेरेंट हम समझ लें अपने बच्चे की, तो उसकी लाइफ में एक्सपेंशन तो होगी ना, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आपको आप समय देते ही नहीं उसको, या समय दिया आपने जब वो 15 साल का हो गया, आज बिठा लिया बेटे देखो ऐसे नहीं करना। इन बैंकिंग सेक्टर पीपल गेट फ्री बाय 7:38, ये मिनिमम टाइमिंग्स हैं। अब इस टाइम पे अगर मदर प्लीज़ डोंट माइंड घर पहुँचेंगी तो सारा दिन तो बच्चे ने अपने दिमाग से लगा लिया ना, अब तो क्या करे, अंत में थक के वो सोशल मीडिया पे बैठ गया। वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ,
या मदर घर पे है तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा ना कि न्यूक्लियर फैमिलीज में एक प्रॉब्लम है कि आप सोचो ना, एक ही मग है हमारे पास, उसी में हम खाना खाते हैं, उसी में हम चाय पीते हैं, उसी में हम कॉफ़ी पीते हैं, कितना अजीब लगेगा ना। सेम सेट ऑफ पेरेंट्स वही बार बार सिखा रहे हैं बच्चों को, वही बार बार बता रहे हैं, वो थक चुके हैं, एग्रेसिव हो गए हैं, गुस्सा आता है, बच्चा समझ नहीं रहा है। या तो आप कोई मीडिएटर चूज़ करो, या आपकी फैमिली में जो आपके बुजुर्ग हैं उनके पास छोड़ो ना, उन पे ट्रस्ट करो। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ तक लेके ही नहीं जाया जाता ना ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि बचपन से ऐसा हो गया ना, फ्लॉज आ गए ना। अकॉर्डिंग टू मी जितने भी बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पले बढ़े हैं ना जी, दे आर मोर मेंटली स्ट्रॉन्ग देन द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। आई नो दैट इज़ इक्वली, वी कैन नॉट ग्रेड ऑल दीज थिंग्स, मजबूरी भी होती है, लेकिन मजबूरी कितनी, कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ तो करें हम। अल्टीमेटली तो बच्चे तो सफ़र करेंगे ना, वो तो जैसे हम हैं वैसे बच्चे बन गए, जैसे हमने खाना बनाया वैसे बन गया। इंग्रेडिएंट्स तो और भी हैं, 5 स्टार में भी तो खाना वैसा ही है, और हम भी बनाते हैं वो खाना ऐसा ही है। जब भी मेरे नाल कोई चीज़ होती है, व्हेन एवर आई फेस एनी प्रॉब्लम, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सैड सॉन्ग्स लगा के लिखना शुरू कर देता हूँ। क्या इसका असर क्या है दिमाग पर? ये सवाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि यूजुअली भी हम देखते हैं जब किसी का माइंड अपसेट होता है, कुछ भी हो ज़िंदगी में, हम सैड म्यूज़िक प्रेफर करते हैं। इन चीज़ों का असर क्या है माइंड? इन चीज़ों का असर ये है कि जी कभी कभी तो चल जाता है। फॉर एग्जांपल आज आप सैड हो गए और आपने आज म्यूज़िक सुन लिया है ना, तो चलो वो एक रेलेवेंस सा हो जाता है कि सैड सैड, ठीक है। लेकिन अगर रोज़ ऐसा हो रहा है तो आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। एंड इट अगेन डिपेंड्स अपॉन एज ग्रुप। ये सब चीज़ें टीनेज में स्टार्ट होती हैं समझनी। उससे पहले तो बच्चा तो सिर्फ माँ और फादर के पीछे होता है, फिर उसका एक ऑरा बनता है, फिर वो समझता है, किसी फ्रेंड से सलाह ले लेता है, भाई तू क्या करता है ऐसे, यार मैं तो गाने सुन लेता हूँ, मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, कहता और क्या करूँ, रोज़ लड़ते हैं तो वो भी, उसको भी कहीं ना कहीं आदत पड़ जाती है। देखिए आप या तो एज अ पेरेंट आप सिखा रहे हो अपने बच्चे को, या बाहर से कोई सिखा रहा है, या तो उसकी एज ग्रुप का सिखा रहा है, या कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है। इससे ऊपर तो कोई कहानी नहीं है ना। अब आपने जो कहा है वो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर रोज़ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किसी को तो बताओ। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये हर एज ग्रुप की कैटेगरी में है, चाहे वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। अकेले हैं ना तो या तो सैड सॉन्ग सुन लिया, लेकिन अंत में क्या है, मैं दुखी, आप दुखी, जग दुखी। तो ये एरिया फिर हम डिफाइन कर लेते हैं अपना दुखी वाला, ऐसा नहीं है ना। लोग और भी हैं, काम करते हैं, सुखी भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो न्यूट्रल होके खुशी हैं। मतलब मैम ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋਵੋ ਤਦ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ मूड ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ अपग्रेड कर लो, ਤੁਸੀਂ एक दिन सुन लो आप। और किसी का यॉनर भी हो सकता है कि चलो, मतलब किसी को लगता है कि भाई मुझे ये पसंद है कि चलो मैंने सुनना है, लेकिन अगर आप रोज़ सुन रहे हो, आपकी कंपनी को कैसे कोई इंजॉय करेगा, प्लीज़ ये भी देखना है ना आपको। मैम एक सवाल हो रहा है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ शेयर ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਟਰੋਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਥ क्यों है? अब इसका आंसर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली देना चाहती हूँ कि हुआ क्या है कि बच्चे को पैनिक हुआ, लेकिन किस रीज़न से हुआ वो उसने अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं करा होगा। नंबर 1, इफ़ अगर वो शेयर कर देता तो पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते और ये मैसेज रिलेटिव्स तक जाता कि कुछ नहीं हुआ था, तो सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है जी। तो पेरेंट्स की भी अवेयरनेस नहीं है किसी भी कारण, या तो बच्चे ने नहीं बताई या कुछ भी कंडीशन रही है। तो क्या हुआ कि जब वो बॉन्ड उसका पेरेंट्स के साथ नहीं है तो रिलेटिव्स के साथ भी कम हो गया। तो रिलेटिव्स भी उस एरिया में अनअवेयर्ड है, अनएजुकेटेड नहीं कहेंगे हम, अनअवेयर्ड कहेंगे। और आज की डेट में तो देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं चल रही हूँ और मैं कहूँ कि ये रास्ता ठीक नहीं है तो आप मत चलना, ये तो वही बात है ना, कॉमन, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन बच्चे के स्वभाव को इतना हर्ट किया होगा कि वो आइसोलेट हो गया। 8 साल का बच्चा है, उसको स्कूल में डंप कहा जाता है। क्वार्टरली फ़ीस उस स्कूल की 50,000 रुपीज़ है। केस मेरे पास आया तो मैंने उनको कहा
कि एक तो पैसे भी दे रहे हैं हम, स्कूल के सारे टीचर्स डम कह रहे हैं और सब कुछ घर में है, क्योंकि उसके सिबलिंग्स हैं 3, वो खुद 8 साल की है, फिर 6 साल की सिस्टर है उसकी, फिर उसकी 3 साल की सिस्टर है, तो पेरेंट्स परेशान है जी। वो कहते हैं अभी 3 बच्चे हो गए, इतने में स्कूल वाले कहते हैं पढ़, बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं है। 8 साल के बच्चे से हमने IAS के पेपर लिखवाने हैं। जो उसकी मदर टीचर है और 2-3 टीचर्स पढ़ाती हैं, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया कि जी आपका बच्चा डम है, दे यूज़ द वर्ड डम फॉर दैट चाइल्ड। उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया और बच्चों को कहा है, बच्चे कहते हैं उसको कि हमारे मदर्स ने मना किया तो उससे बात करने के लिए। बच्चे की स्ट्रेंथ उसकी डांस में, शी इज़ आउटस्टैंडिंग इन डांस, कि उसका भरतनाट्यम क्लासेस उन्होंने शुरू कराई हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दोज पेरेंट्स कि दे हैव अचीव्ड दिस मच ऑल्सो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यस, यही मैं अब मैं यही आना चाह रही थी कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर है या मेन फ्रेम है। उस बच्चे के पास उसकी स्ट्रेंथ ही डांस है, उसको कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया गया। शी यूज्ड टू प्ले अ क्रिकेट गेम, स्कूल ने पहले साल जी क्रिकेट इंट्रोड्यूस करा लिया, स्कूल का भी तो करिकुलम चेंज होता रहता है। अगले साल उन्होंने स्केटिंग हॉकी कर दी। अब बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा था वो स्केटिंग हॉकी कैसे खेले? उसने कोई चीज़ उसके साथ हुई है, बच्चे के साथ उसने छुपाई है, वो पैनिक में आया। जब पेरेंट्स साथ नहीं खड़े तो फिर रिलेटिव्स में तो ये मैसेज आएगा ही, और ये लाइफ लॉन्ग का है उसके साथ ट्रॉमा। तो आई विल अगेन सजेस्ट इन दिस केस कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, सबसे पहले उस ट्रॉमा को क्लियर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, एंड भगवान तो सबको शक्ति देते ही हैं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम गलबात करने के लिए, अपना समा देने के लिए। और धार्मिक पद्धर ते भी तुसी अपने दिमाग नूं स्ट्रोंग कर सकते हो, लेकिन जिस वक्त थोड़े नाल अगर कोई भी अजिही चीज़ हुई है तो तुसी अपने कोई अच्छे प्रोफेशनल जिहड़े साइकोलॉजिस्ट ने उन्हां दे कोल जाओ, कंसल्ट करो, ताकि तुसी अपना भविख जिहड़ा है वो चंगा कर सको। दिमाग दे विच कदे भी कोई चीज़ परेशानी होवे उन्होंने अंदर लैके बहना होर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जेकर तुसी किसी दे नाल साझा कर लो तो वह घट भी सकती है और बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। असी उम्मीद करते हैं कि साडे दर्शकों को यह सैगमेंट अच्छा लग्या होएगा, तो कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके ज़रूर दसना है। और जिहड़े तुहाडे होर सवाल ने तुसी वो भी पूछ लेने हैं जी। असी अगली बारी फिर तो डॉक्टर साहब दे कोल पहुँच जाना है तुहाडे सवाल लैके। तद तक दे लई तुसी देखदे रहो ग्लोबल पंजाब।